नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको नोट करा देता हूं, आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। इसके पश्चात हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनके कुछ प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों का जो जवाब है हम इसी जन्म कुंडली से तलाशेंगे। तो जन्म की तारीख है 18 अगस्त 1995 और जन्म का समय रात्रि 9:38। जन्मस्थान कोलकाता, वेस्ट बंगाल। यही कुंडली बनकर के आप सबके सम्मुख आएगी। मेष लग्न की कुंडली और वृषभ राशि। शुक्रवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, अर्थात चंद्रमा पापग्रह। कृत्तिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में राक्षसगण, वृषभ राशि ये भूमि तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। कुंडली इनकी मेष लग्न की बन रही है। लग्नपति मंगल होते हैं। जाकर के कहां पर बैठे हैं तो मंगल इस कुंडली में देखा जाए तो जाकर के बैठे हैं कुंडली के षष्ठ भाव में। लग्नेश का षष्ठ से संबंध, षष्ठेश का संबंध कुंडली के पंचम से, और पंचमेश स्वयं सूर्य बनते हैं, पंचम भाव में ही बैठे हैं। अब जरा केंद्र की स्थिति को इनकी देखिए तो केंद्र में आपको केतु और राहु दिखाई पड़ेंगे। बाकी कोई ग्रह केंद्र में नहीं है, परंतु इस कुंडली के लाभ भाव में लाभेश का होना, चंद्रमा का कृत्तिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में उच्च राशि में जाकर के बैठना, लेकिन पापग्रह बनकर के, ध्यान रखिएगा। गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध यहाँ गजकेसरी योग जरूर बन रहा है। यहाँ एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, इस जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति जो कि भाग्येश होते हैं और साथ ही साथ द्वादशेश होकर के जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हैं। अब चूंकि लग्नेश जाकर के कुंडली के षष्ठ में हो गए, हालांकि मंगल षष्ठ के कारक हैं, परंतु लग्नेश का जाकर के षष्ठ में होना फलस्वरूप कहीं ना कहीं जो विपरीत राजयोग का प्रभाव था उसमें कमी आएगी। परंतु ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे देव गुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव पर दृष्टि डालते हैं तो इस भाव की ये कारक होते हैं, फलतः लग्न को बल प्रदान करते हैं अपनी पार्श्वगामिनी दृष्टि से। तो जन्म कुंडली के अष्टम में देव गुरु को बहुत हद तक ठीक माना गया, विशेष करके लग्नेश की राशि में, साधारण राशि में ही सही जाकर के बैठे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भाग्येश बनकर के जाकर के अष्टम में बैठे हैं तो ये अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भाग्यपति अष्टम में जाकर के बैठे हैं तो भाग्य के मामले में परेशानी बढ़ेगी। मैंने कहा था कि भाग्येश जब जन्म कुंडली के अष्टम में जाकर के बैठे तो ऐसा जातक संघर्ष को ही अपना मित्र बना ले, यानी संघर्ष का वो खुद पीछा करे, संघर्ष के वो पीछे पड़ जाए, फिर देखो जीवन में सब कुछ मिल जाता है। अब मेष लग्न, इस लग्न के बारे में आप सभी जानते हैं। कैसा है ये लग्न? तो मंगल की ये मूल त्रिकोण राशि है, अग्नि तत्वीय राशि है और इस राशि के जातकों के अंदर हठ होता है, अभिमान होता है, जिद्दी प्रवृत्ति और जिद्दी प्रकृति के होते हैं। क्रोध इसलिए होता है ज्यादा क्योंकि एनर्जी लेवल इनका बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। मंगल से प्रभावित होने के कारण फलतः लोगों को इनका जो व्यवहार है वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये हर मामले में बहुत जिद्दी हैं, धैर्यहीन हैं, जल्दबाज हैं। ये इनकी प्रकृति समझ में आती है। मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। चूंकि एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, फलस्वरूप बातचीत से भी ऐसा पता चलता है कि ये बहुत क्रोध कर रहे हैं, क्रोध में ही दिखाई पड़ते हैं। हाँ, जैसा मैंने कहा कि ऊर्जा का जो स्तर है बाकियों की अपेक्षा इनमें ज्यादा होता है। काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो ये पहली राशि है, मेष राशि। अगर काल पुरुष की कुंडली को देखें तो ऐसी ही ये राशि है। सिर का विचार इस राशि से होता है। अब लग्नेश का जाकर के षष्ठ में बैठना कुछ बहुत अच्छा नहीं कहेंगे इसको। यहां मंगल भले कारक हैं लेकिन षष्ठगत हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक मतलब तो तय है कि जातक की कुंडली में अवयोग का निर्माण हुआ, और अवयोग का एक मतलब तो ये हो गया कि जातक को जीवन काल में संघर्ष का मुंह अवश्य देखना पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा जीविकोपार्जन के लिए। अब अभी भी मैंने कहा कि भाग्येश भी अष्टम में है, फलतः इनको संघर्ष को ही अपना मित्र बनाना होगा, तभी जाकर के इनका जीवन सुखद हो सकेगा। पंचम भाव बड़ा मायने का भाव है इनकी जन्म कुंडली में, क्योंकि पंचम भाव में ही अब आप देखेंगे कि बुधादित्य योग है और साथ ही साथ शुक्र भी पंचम में जाकर के बैठे हैं। ये सभी ग्रह देव गुरु बृहस्पति से केंद्र में, चंद्रमा से देखें तो केंद्र में, यानी चंद्र कुंडली का आप निर्माण करें तो चंद्र कुंडली से केंद्र में दिखाई पड़ेंगे, जो कि अच्छी स्थिति है।
जब भी आप जन्म कुंडली को देखें तो ये जरूर देखिए कि जहाँ किसी ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं उससे केंद्र में किस तरह के ग्रह बैठे हैं, उससे पंचम और नवम में किस तरह के, तो वहीं छठे और आठवें में 12वें में किस तरह के ग्रह बैठे हैं, इसका जरूर विचार होना चाहिए। खैर, मैं सीधे आपको इनके प्रश्नों की ओर ले चलता हूं और फिर इस जन्म कुंडली को हम और ध्यान से समझेंगे। यहां पर अभी तक के सारे पॉइंटों को आप समझ चुके होंगे। चंद्रमा की स्थिति को, लग्न पर शनि की दृष्टि को, सूर्य का पंचम में होना, सूर्य पर शनि की दृष्टि को। चलित में केवल एक शनिदेव हैं जो परिवर्तित होकर के यहां का फल दे रहे हैं। अब बाकी की स्थिति को हम समझें उससे पूर्व हम इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये अभी वर्तमान में चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA कर रहे हैं, अगस्त में फाइनल देंगे, सफल हो जाएंगे ना। और अच्छा, इनके यहां से पूछा गया है प्रश्न कि सफल हो जाएंगे ना और नौकरी कैसी मिलेगी, यानी पूछने वालों ने एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ ये पूछा कि सफल तो हो ही जाएंगे ना और नौकरी कैसी मिलेगी इनको। देखिए, मुझे भी इनकी सफलता पर कोई बहुत ज्यादा संशय तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ विचारणीय तथ्य हैं जिस पर ध्यान सबका मैं केंद्रित कराना चाहता हूं। ये फाइनल परीक्षा में है, परंतु लग्न का केतु जो कि मंगल की राशि में बैठा है, मंगलवत ही फल देने के लिए जाना गया, लेकिन मंगल की राशि में कोई बहुत अच्छा फल नहीं देता। ये मंगलवत कुजवत है, परंतु इनकी राशि में बहुत कोई श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं करता, वरन इसकी साधारण इसकी जो राशि मानी गई है वो मीन राशि को मानी गई है। अब केतु लग्न में बैठ करके जातक के मन को भटकाने का काम करता है। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस कुंडली में पंचम भाव विचारणीय है, क्योंकि पंचमेश पंचम में गुरु से केंद्र में होकर के बैठे हैं। अब लग्न पर शनिदेव की दृष्टि, पंचम और पंचमेश पर शनिदेव की दृष्टि। अब रिसर्च का फील्ड एक तरह से डाटा एनालिसिस करना है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं ये, या इसकी परीक्षा ये पूर्ण कर रहे हैं, तो देव गुरु बृहस्पति का कुंडली के अष्टम में होना निसंदेह इनको रिसर्चर बनाता है, एनालिसिस करने वाला बनाता है। तो ये पॉइंट तो ठीक है। और बुध का जन्म कुंडली के पंचम में होकर के बैठना पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है इनको फाइनेंशियल फील्ड में सफलता हासिल करने के लिए शुक्र के नक्षत्र में बैठ करके। तो ये दो पॉइंट इनकी कुंडली में काफी हद तक मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ एक और पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि सूर्य जो कि जन्मांक में पंचम में बैठे हैं, नौमांश में वो उच्च राशि में बैठे हुए हैं, फलस्वरूप सूर्य का इस कुंडली में बल काफी अच्छा बना हुआ है। षडबल जाकर के अब आप देखें तो षडबल में आपको सबसे बलवान ये ग्रह दिखाई पड़ता है, ये चंद्रमा जो कि कृत्तिका नक्षत्र में, क्योंकि उसको दृग्बल मिल रहा है और जन्म इनका रात्रि का है। लेकिन अभी भी मैंने क्या कहा कि चंद्रमा पापक ग्रह बना हुआ है, कृत्तिका नक्षत्र में होने के कारण कहीं ना कहीं इसको पाप प्रभाव देने वाला ही कहा जाएगा। अब इस कुंडली में वो चतुर्थ पति बनकर के जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब केवल एक गुरु की दृष्टि इस चंद्रमा पर है, उच्च राशि में है, तब भी इसके बाद इस पर भी मैं इसको मान लेता हूं कि केमद्रुम से बहुत हद तक ये बाहर है, केमद्रुम नामक दुर्योग से बाहर है, पर फिर भी मन को भटकाने वाला काम तो केतु राहु करेंगे। ऊपर से वर्तमान समय में इनको राहु की दशा है। अब एक और सवाल खड़ा होता है कि राहु जो कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, कालपुरुष की ही ये कुंडली है, सप्तम भाव में शुक्र की राशि, शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के पंचम में बैठे हैं। और देखा जाए तो सप्तम का राहु जो कि शुक्र की राशि में बैठा है। अब शुक्र की स्थिति पर जरा नजर डालिए तो षडबल में शुक्र सबसे बली आपको नहीं दिखेंगे और शुक्र 0 डिग्री पर मघा नक्षत्र में बैठे। 2013 से इस बालक को राहु की दशा चल रही है, यानी लगभग इसकी पढ़ाई इस दशा में हुई है। यानी राहु ने कोई विशेष नुकसान तो नहीं किया, लेकिन निसंदेह राहु ने अपना प्रभाव दिया होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जातक को चिड़चिड़ा बनाना, जिद्दी बनाना, गुस्सैल बनाना, ये सब कुछ राहु ने किया होगा, ये राहु के कारण। तो सवाल फिर वही यक्ष प्रश्न कि क्या ये सफल हो जाएंगे? जवाब है सफल तो हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कारण वृषभ राशि को वर्तमान समय में ढैया 7.5 कुछ भी नहीं है। एक दूसरा, चंद्र कुंडली को आधार बना करके देखें तो चंद्र कुंडली के लग्न में चंद्रमा उच्च के गुरु की दृष्टि से दृष्ट, बल मिल रहा है। चतुर्थ में ये सारे ग्रह आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि काफी अच्छी स्थिति दिखाई पड़ेगी। और षष्ठ में राहु का हो जाना काफी बढ़िया दिखाई पड़ेगा। पंचम में मंगल का दिखाई पड़ना, यानी इस चंद्र कुंडली का अगर आप निर्माण करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि चंद्र कुंडली काफी मजबूत अवस्था में है। मैंने अभी भी बताया कि षडबल में सबसे बलवान चंद्रमा है, फलतः संभावना तो बहुत ज्यादा है। कितना? देखिए, जो राहु की दशा है इस कुंडली में वो 30% डिस्टर्ब करने का काम करेगी, लेकिन 70% इनकी कुंडली में चंद्र कुंडली का आधार लेकर के हम चलते हैं तो इनको फाइनल परीक्षा में सफलता मिलनी ही चाहिए। दूसरा, नौकरी मिल तो जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि अगर चंद्रमा से
5 घर आगे देखें, 6 घर, 7 घर, तो गुरु चंद्रमा का संबंध। और इसके पश्चात अगर आप देखें तो चंद्रमा से कर्म में, केंद्र में अगर देखें तो शनिदेव कर्म में जाकर के दिखाई आपको पड़ेंगे स्वगृही होकर के शश महापुरुष योग का निर्माण किए हुए। आप गौर करिए कि मैं इस जन्म कुंडली से ज्यादा चंद्र कुंडली पर फोकस कर रहा हूं। कारण क्या है? कारण यह है कि इस कुंडली में चंद्र कुंडली इसलिए ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है क्योंकि केंद्र खाली है और चंद्र कुंडली से ग्रह केंद्र में आ रहे हैं, तो चंद्र कुंडली ज्यादा मजबूत है। जन्म कुंडली अर्थात लग्न, माफ करिएगा, लग्न अर्थात प्राण और चंद्र कुंडली अर्थात शरीर, दोनों से ही विचार किया जाता है। चंद्र कुंडली ज्यादा फलीभूत हो रही है। तो फलतः देखा जाए तो सफलता और सफलता के बाद नौकरी, तुरंत परीक्षा में सफलता और उसके तुरंत बाद ही इनको नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। कैसी मिलेगी ये प्रश्न जो खड़ा होता है, तो इसमें जरूर मैं कहना चाहूंगा कि राहु की दशा होने के कारण, जो कि मेष लग्न में कारक नहीं है, फलतः बहुत ज्यादा मनोनुकूल नौकरी की संभावना नहीं है। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 3 वर्ष, और तब जाकर के इनको मनोनुकूल नौकरी मिलेगी। जब राहु में शुक्र का अंतर प्रारंभ होगा तब जाकर के इनको मनोनुकूल नौकरी मिलेगी। अभी राहु में बुध, बुध में केतु, राहु में केतु, केतु के बाद जब शुक्र आएगा तब। अगला प्रश्न है, स्वदेश में रहेंगे या विदेश में? स्वदेश पति जाकर के कुंडली के कहां पर बैठे हैं? तो धन भाव में। विदेश पति जाकर के बैठे हैं अष्टम में, और परमानेंट विदेश पति जाकर के कुंडली के 6ठ भाव में बैठे। इस जातक की कुंडली में विदेश गमन के भी बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि विदेश जाना ही जरूरी है। स्वदेश में रहकर के भी इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि स्वदेश पति जाकर के द्वितीय धन कुटुंब के साथ ही बैठे हुए हैं, तो स्वदेश में रहना भी ठीक है। शादी कब तक होगी? व्यवस्था विवाह या प्रेम विवाह? पत्नी कैसी होगी? दाम्पत्य सुख कैसा होगा? सप्तम भाव की स्थिति को देखें तो सप्तम में राहु, सप्तम पति का जाकर के पंचम में शनि की दृष्टि से दृष्टि यहां प्रेम विवाह की सूचना को ये जन्म कुंडली प्रदर्शित कर रहा है। तो मूलतः इस कुंडली में प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, जाकर के जन्म कुंडली के पंचम में बैठा हुआ है। तो मैं बता दूं कि लड़की भी पढ़ी लिखी होगी और संभव है कि इसी फाइनेंशियल फील्ड से ही होगी वो, क्योंकि शुक्र है सप्तम पति और जाकर के बुध के साथ पंचम में बैठा हुआ है, तो फाइनेंशियल फील्ड से ही होगी, फाइनेंस के फील्ड से, और इन्हीं किससे संबंधित काम करने वाली संभव है कि हो, तो ठीक होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सप्तम पति शुक्र हैं तो देखने में सुंदर। परंतु सप्तम में राहु बैठे हैं, और देखा जाए तो सप्तम भाव पर शुभ ग्रह के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं दिखाई पड़ रही है। शुक्र पर शनि की दृष्टि का होना और शुक्र का कमजोर होना भी कहीं ना कहीं मतभेद वगैरह इनके दाम्पत्य में, और वैसे भी मेष लग्न के हैं तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा मतभेद पूर्ण तो रहेगा। अगर चंद्र कुंडली को आधार मान लेते हैं तब भी मानता हूं कि पत्नी का भी कुछ स्वभाव जिद्दी और गुस्सैल होगा, तो थोड़ा सा मतभेद होगा, लेकिन बाकी दाम्पत्य जीवन इनका ठीक है। कब तक, इस प्रश्न का अगर जवाब ढूंढा जाए तो इस कुंडली में सप्तम पति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के पंचम में बैठे हैं। जातक को जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से देखा जाए तो किसी भी तरह से वो मांगलिक नहीं है। अब अगर ये अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लें, अच्छे से सफल हो जाएं, तो इनकी कुंडली के हिसाब से दिखा रहा है कि ये एक पहला जो विवाह का बढ़िया योग आ रहा है वो 2024 में आ रहा है। तो माता पिता की जैसी परीक्षा हो, अगर ये फाइनल परीक्षा दे लेते हैं और इनको सब कुछ ठीक ठाक नौकरी मिल जाती है 24 में, तब भी 1 वर्ष अभी इंतजार करके 22 चल रहा है, 23-24 में इनकी कुंडली में विवाह का योग बनता है। कैसे बनता है ये तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, मैं गोचर की चर्चा किया हूं यहां पर। ये सारी बातें चूंकि मैं इतनी बार बता चुका हूं कि कई बार अब मैं सोचता हूं कि जो बातें अपने भीतर रख लिया वो सामने वाले जान गए होंगे, क्योंकि मैं गोचर देख रहा हूं। गोचर में जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके इनके राशि पर आएंगे तब जाकर के विवाह का योग बनेगा। क्या अपने घर का योग है? अगर है तो कब तक? इनकी कुंडली में देखा जाए तो चतुर्थ पति जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में उच्च राशि में गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठे हैं, और क्षेत्रकारक शनिदेव स्वगृही भले फल मीन का दे रहे हैं वो, लेकिन बड़ी स्थिति में है। तो मैं समझता हूं भूमि भवन का सुख इनकी कुंडली में होगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। बढ़िया घर का योग जब इनकी कुंडली में 2031 के बाद देव गुरु बृहस्पति का योग शुरू होगा, तब इनके स्वयं का और सुंदर बढ़िया भव्य मकान, बढ़िया घर का योग आ रहा है 2031 के बाद। देखिए अगला प्रश्न आ ही गया। ये गुस्सा बहुत करते हैं, खासकर अपने माँ बाप पर, माता पिता पर, उनकी बात मानते नहीं, बोली भी कड़वी है। वाणी कड़वी के कारण है ये चंद्रमा, जो कि कृत्तिका नक्षत्र में पापा ग्रह बने बैठे हुए हैं। राहु की दशा के कारण जातक चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सैल हो जाता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। और मूलतः इनका राक्षस गण होने के कारण, मेषलग्न होने के कारण चिड़चिड़ा और जिद्दी गुस्सैल स्वभाव है, इसके चलते। एक और पॉइंट का ये प्रश्न इनके लिए अभी आया कि इनको बचपन में मिर्गी आती थी और फिर 2014 तक एकदम ठीक हो गए, 14 में फिर से आने लगा, दवा चल रहा है, स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा? आप इस पॉइंट को जरा नोट करिए। जन्म कुंडली के मैंने पंचम भाव पर, पंचम भाव में एक से अधिक ग्रहों को और उस पर भी शनि की दृष्टि को जब मैंने पाया
तो मैंने पाया ऐसे बच्चों में मिर्गी के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। मिर्गी रोग के बहुत सारे अलग अलग सूत्र भी हैं। ये सूत्र आप आजमा करके देखिए कि पंचम भाव में पापग्रह, जैसे यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, पापग्रह की ही संज्ञा में इनको ली जाएगी, और ये शनि की दृष्टि से दृष्ट हुए हैं, केतु की दृष्टि से दृष्ट हुए हैं, ऐसी अवस्था में मिर्गी रोग का कारण बनता है। अब सवाल उठता है कि ये रोग और क्यों हुआ। इस बात को अब छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए। लग्नेश का रोग भाव में जाकर के बैठ जाना भी एक बहुत बड़ा कारण आपको दिखाई पड़ेगा। और मिर्गी रोग में होता यह है कि माथे में, मस्तिष्क में कुछ कीटाणु टाइप के डॉक्टर कहते हैं कि हो गए हैं, जिसके चलते व्यक्ति की ये स्थिति होती है। तो ये है मस्तिष्क, ये है मस्तिष्क का स्वामी। और ये मस्तिष्क भाव जिस पर अगर आप देखें तो शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि। अब ये अभी हाल फिलहाल के दौर में आप सूत्र सुनेंगे और सुने भी थे, लग्न को कैसे बल मिलता है, लग्न कैसे कमजोर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लग्न पर केवल पापग्रह का संबंध बन रहा है। मंगल लग्न को देख अवश्य रहे, लेकिन वो स्वयं षष्ठ भाव में चले गए हैं। और डिग्री अगर देखें तो वो 23 अंश पर जाकर के बैठे हैं। मंगल ठीक, ऐसा नहीं, लेकिन षडबल में सबसे बली नहीं है। फलतः ये सारे प्रबल कारण बने हैं। और एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि पापग्रह ही लग्नेश क्यों न हो, शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर होना ज्यादा अच्छा है। यानी लग्नेश पापग्रह हो उससे भी ज्यादा अच्छा है कि लग्न पर पापग्रह की ही दृष्टि हो, शुभ ग्रह की ही दृष्टि हो, तो उससे ज्यादा लग्न मजबूत होता है। कुछ लोगों ने उसमें पूछा था कि अब मान लिया जाए कि पापग्रह ही लग्नेश हो। ये तो सामान्य तथ्य और तर्क है कि यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा। ये ज्योतिष का सामान्य तर्क कहता है कि जो भी भाव अपने भावपति से दृष्ट या युक्त हो तो उस तस्य भाव से वृद्धि, उस भाव की वृद्धि होती है। ये बात मैंने हजारों बार अपने सूत्रों में समझाया, ये पॉइंट नहीं है। मैंने पॉइंट अभी कुछ दिन पूर्व शॉर्ट वीडियो में आपको जो समझाया था वो ये था कि लग्न पर, जब लग्न की चर्चा राशिफल में मैंने करके 9 सूत्र समझाए थे, तो मैंने आपको क्या कहा था कि लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि ज्यादा अच्छा है। इसका यह मतलब नहीं कि लग्नेश लग्न को देखे तो एक खराब है। हाँ, पाप ग्रह से ज्यादा बेहतर शुभ ग्रह की दृष्टि मानी गई है। तो ये कारण, और ये कारण है इनको रोग से ग्रसित जो ये हुए हैं। आगे इनके लिए पूछा गया, दवा पूछा इन्होंने कब तक चलेगी, मैं इसकी चर्चा अभी आगे करूंगा। थोड़ा सा इसको रोक के आखिरी सवाल पर चलता हूं कि समाज में मान सम्मान मिलेगा या नहीं, घर वालों को मानेगा या नहीं। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि ये जातक राक्षस गण का है, कृत्तिका नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में जन्मा हुआ है। सीधी सी बात है, कुछ हद तक सूर्य का प्रभाव है, अनुशासित रिश्ते होंगे इसके सबके साथ। चूंकि चंद्र कुंडली से अगर आप देखें तो वृषभ राशि का है, अपने काम में मस्त, सबकी सुनेगा, सबकी करेगा और सबके लिए करेगा। तो इस बात को दिमाग से उतार दीजिए। 2031 तक इस जातक को भी राहु की दशा है, और राहु एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है चिड़चिड़ा, जिद्दी और गुस्सैल बनाने में। राक्षस गण के लोगों पर यह विशेष रूप से और प्रभावी हो जाता है, और फलतः जातक थोड़े जिद्दी हो ही जाते हैं। तो ये पहला कारण। दूसरा, समाज में मान सम्मान की बात करूं तो देखिए, इनकी कुंडली में इनके सबसे ज्यादा जो बल है वो रिसर्च और ज्ञान में ही है। जो भी बल है वो रिसर्च और ज्ञान में ही है, संघर्ष में ही है। तो संघर्ष करने वाला ज्ञानी व्यक्ति जो जीवन में लगातार संघर्ष कर रहा हो, तो संघर्ष से ज्ञान, और ज्ञान से आपको ये अनुभूति हो जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सीधी सी बात है, आप सम्मान के हकदार होते हैं। लेकिन इनकी वाणी, इनका कड़वा स्वभाव, गुस्सा होना, बात बात पर चिढ़ जाना। पंचम के सूर्य में अच्छी बात यह है कि ऐसा जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान तो होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इनको पेट का रोग अवश्य होगा जी, पूछा नहीं गया मुझसे, लेकिन पेट के रोग की भी प्रबल संभावना है। तो पंचम का सूर्य कहीं ना कहीं व्यक्ति को बुद्धिमान तो बनाता है, अहंकारी भी बनाता है। तो इनको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। यह बहुत जरूरी है कि अपनी सफलता चाहते हैं, जीवन में हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो अहंकार पर अंकुश लगा करके रखें। ये अगर कर लिए तो ठीक है, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। अब आते हैं कि रोग वाले पॉइंट को छोड़ क्यों दिया था। राहु की भी दशा चल रही है, और लग्नपति जाकर के कुंडली के षष्ठ में बैठे हैं। पूरी तरह से ये रोग से मुक्त कभी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। लेकिन अगर चंद्र कुंडली का निर्माण करके आप देखें तो षष्ठ में बैठे राहु इस बात की बहुत हद तक सूचना देते हैं कि कहीं ना कहीं रोगों से धीरे धीरे जब राहु की दशा समाप्त होगी 2031 में, तब इनको उससे मुक्ति अवश्य मिलेगी। द्वितीय भाव में जो चंद्रमा बैठे हैं स्वगृही, अगर इस पर हम विचार करें, जो कि पंचम में जाकर के बैठे हैं, तो ऐसा जातक भाषण देने वाला, अच्छा वक्ता भी हो जाता है, अच्छा बोलने वाला भी बन जाता है। खान पान पर इनको बहुत नियंत्रण रखना होगा। इनके जीवन काल में इनके स्वास्थ्य को ठीक करने में सबसे ज्यादा सहयोगी होगा इनका खान पान। पेट का रोग या बाकी के रोग, इन सबों से ये बचना चाहते हैं तो वैसे भी अगर देखें तो जिनको मृगी इत्यादि का रोग होता है उनको डॉक्टर एपिलेप्सी को कई तरह की चीजें, खटाई इत्यादि मना करते हैं खाने के लिए। तो खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। तो खान पान पर नियंत्रण रखिए ताकि आप स्वस्थ हो सकें। राहु की दशा अभी बाकी है, और आखिर में मुझे बताया गया है कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं और माणिक्य इन्होंने पहन रखा है। दोनों ही बातें ठीक हैं। माणिक्य इनको आजीवन पहना करके रखा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि माणिक्य से कोई नुकसान नहीं है। मघा नक्षत्र में, केतु नक्षत्र में सूर्य जन्मांक में बलि और नौमांश में भी बलि है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ हुआ।
शिव जी की आराधना करें, शिव जी के ऊपर सोमवार के सोमवार जाकर के दूध अर्पित करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और संभव हो तो पंचमुखी रुद्राक्ष की एक माला छोटे दाने वाला गले में डाल लें, तो इससे इनको काफी फायदा मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक और काम इनको करना है, केतु लग्न में बैठे हैं, राहु केतु का संबंध, रोग की स्थिति बनी हुई है, ये नित्य सायं या शनिवार के शनिवार या बुधवार के बुधवार थोड़ा सा खाना कुत्ते को, विशेष करके अपने खाने में से निकाल करके, जो थाली में भोजन लेकर के बैठे हैं उसी में से निकाल करके ले जा करके कुत्ते को दिया करें, उससे इनको फायदा मिल जाएगा। विशेष करके गणेश जी को जो दूर्वा अर्पित कर रहे हैं, इससे श्रेष्ठ उपाय कोई नहीं हो सकता, तो गणेश जी को दूर्वा सदैव अर्पित करते रहें, इसी से लाभ मिलेगा। एक और उपाय इनके लिए कारगर हो सकता है, रविवार के दिन नमक का ये त्याग करें तो ज़्यादा मुझे लगता है कि ठीक होगा। तो एक रुद्राक्ष भी धारण करें और रविवार को नमक का त्याग भी करें। बारी आ जाती है इनके गुस्से की, क्रोध की, तो वो धीरे धीरे जैसे ही राहु की दशा समाप्त होगी, मैं राहु के लिए लाजवर्त यहां नहीं लिख रहा हूं, वैसे तो भी राहु की दशा बाकी है, राहु में भी केतु का जो अंतर आने वाला है 2024 के अप्रैल के बाद, तो वो थोड़ा संघर्ष और बढ़ाएगा, परेशानी बढ़ाएगा, स्वास्थ्य पर बुरा असर करेगा। तो वैसे मैं कह नहीं रहा हूं कि लाजवर्त धारण कराया जाए, क्योंकि गणेश जी को ये दुर्वा अर्पित कर रहे हैं, तो गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से उतना ही फायदा मिलेगा। फिर भी अगर व्यतिक्रम हो रहा हो, यानी कंटिन्यू न चढ़ा पा रहे हो, छूट रहा हो, तो फिर एक 9.25 रत्ती का लाजवर्त चांदी की अंगूठी में मध्यमा उंगली में, अब माणिक के पहने हुए हैं तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में डाल लें, तो उससे भी इनको लाभ मिल जाएगा। बाकी इनकी कुंडली में केमद्रुम योग के लिए मैंने कहा शिव जी पर जाकर के दूध अर्पित करें। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली में क्या देख रहे हैं? क्या लगता है आपको इस जन्म कुंडली में, और क्या उपाय करना चाहिए जिससे इनका जीवन और सुखद हो सके? और जैसा मैंने अभी भी बताया कि पंचम पर शनि की दृष्टि को मैंने हमेशा से देखा है कि ये एपिलेप्सी का काम करता है, लाता ही है, ये कहीं ना कहीं मृगी रोग ले आ देता है। जरा देखिए, आप किसी ऐसी कुंडली को देखे हो तो जरूर एक बार ऐसी कुंडली में, या किसी को हो आपके आसपास, तो उसकी कुंडली के पंचम भाव और शनि के संबंध को जरा वहां देखिएगा। आप पाएंगे कि ये रोग उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं है, या पनपा हुआ है, या बाद में उसने ठीक कराया है। तो आशा करता हूं इस जन्म कुंडली को मैंने संपूर्ण रूप से बता दिया। मेरे दर्शक अगर कुछ कहना चाहें इस कुंडली के संदर्भ में अवश्य कहें। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।